हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन पश्चात गद्दी पर बैठा था, जिसे जूना खान वह राजकुमार के रूप में जूना खान के नाम से जाना जाता था और उलुग खान उस समय उसको उपाधि दी गई थी। तो गियासुद्दीन के पश्चात वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे को इस टॉपिक पे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नए नए प्रयोग किए थे उनके बारे में ही अध्ययन करना है, और स्पेसिफिकली सिलेबस में दिया गया है तुगलक्स इनोवेशंस। तो ये टॉपिक आपका सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रयोग किए गए नए नए उसने जो नीतियाँ चालू करी हैं उसके बारे में बात करें। मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसकी कुछ सोच और नीति अलाउद्दीन खिलजी के ही समान थी। दैवी सिद्धांत के संबंध, उसका दैवी सिद्धांत यह था कि सुल्तान बनना उसका ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करा है। इसीलिए उसने अपने सिक्कों पर सुल्तान अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, उसने अपने को स्वयं को माना था और वह गद्दी पर बैठा था। परंतु उसका विश्वास था कि वह जनता की भलाई के लिए ही कार्य करेगा। वह अलाउद्दीन खिलजी के समकक्ष निरंकुश सुल्तान नहीं था, वरन वह प्रजा के हित के लिए कार्य कर रहा था। दूसरी उसकी जो तुलना अलाउद्दीन खिलजी के साथ में की जाती है कि जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में उलेमा वर्ग के प्रभाव को से शासन को अलग रखा था, वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने राजनीति और धर्म इन दोनों को अलग अलग ही रखा था। उसके मंत्री और अधिकारीगण उसके पात्रता के अनुसार या उसकी योग्यता के अनुसार चुने जाते थे, न कि वह किसी के कहे के अनुसार चुने जा रहे हैं। इसीलिए उसके प्रशासन में कोई भी व्यक्ति किसी सिफारिश से नहीं, वरन अपनी योग्यता या किसी धार्मिक व्यक्ति के प्रभाव के फलस्वरूप नहीं आया था। सुल्तान अपनी बहुसंख्यक जनता के साथ में काफ़ी सहिष्णु था। बहुसंख्यक जनता थी हिंदू जनता, उनके साथ में उसने सहिष्णुता का व्यवहार करा। वह दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने योग्यता से पद देना प्रारंभ करा। उसने भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को सम्मानित पद प्रदान किए। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक एक सहिष्णु शासक के रूप में जाना गया, मगर फिर भी उसको अपनी प्रजा की वे सद्भावनाएं प्राप्त नहीं हुई या उनका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया और इतना पॉपुलर शासक के रूप में उभर करके सामने नहीं आया, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण था कि उसने जो नीतियाँ अपनाई थी वह कठोर थी और जो योजनाएं थीं वह उसकी असफल योजनाएं रही थी, कोई भी जनता के हित में नहीं आ पाई थी। उसकी आंतरिक नीति, यहाँ हम उसकी गृह नीति की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी गृह नीति में ही मुख्य रूप से असफल रहा था, क्योंकि उसने जिन योजनाओं को लागू करा था वह उसकी महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप जन्मी थी। उसने जैसे संपूर्ण भारत को विजय करने का उसने प्रयत्न किया था कि मैं संपूर्ण भारत को विजय करूँगा। दूसरी, उसने ये सोचा कि कोई मैं अन्य शासकों की भांति कोई दक्षिण को ही विजय नहीं करूँगा, वरन उसकी योजना थी कि वह हिमालय में स्थित तराई के प्रदेशों में और हिमालय सुदूर में स्थित जो प्रदेश हैं उन पर भी वह अपना विजय हासिल करेगा।
इसके पश्चात उसने इराक़ तक विजय करने की योजना बनाई, जो उस समय काल के अकॉर्डिंग, अगर हम कालखंड में देखें तो वो इतनी योजना फिजिबल नहीं थी। क्या वह अपनी एक सेना के साथ में इतनी दूर इराक़ तक विजय कर सकता था? और उसकी यह सोच ही गलत थी, इसीलिए जो योजना उसने क्रियान्वित करी वह असफलता को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन योजनाओं को जन्म दिया, उसके अनुसार सर वुल्ज़ले हेग ने टिप्पणी करी है कि विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करने में मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना हम स्पेन के शासक फिलिप II के साथ में कर सकते हैं। यानी कि उसने जो योजनाएं बनाई थी वह अपने समय में काफ़ी महान योजनाएं थीं। असफल वो रहा वह उसकी क्रियान्विति का गलत ढंग था। उसने सबसे पहले अपने राज्य में राजस्व सुधार पर जोर दिया। उसका जो कहना था वह ये कि आय की वृद्धि से ही वह अनेक हितकारी कार्य जनता के पक्ष में कर सकता है। इसलिए राज्य की आय बढ़ाने के लिए उसने राजस्व का लेखा जोखा रखना प्रारंभ किया, और उसने जितने भी अंदरूनी गांव थे, अंदर तक जो गांव थे, उन सब गांव को उसने कर की चपेट में ले लिया था। यानी उसने हर व्यक्ति से कर वसूलना प्रारंभ करा था ताकि वह अपने राज्य की आय की वृद्धि कर सके। इसी प्रकार से उसने विभिन्न श्रेणी की भूमियों के उत्पादन और भूमियों के मूल्यों का विभिन्न स्थानों में मूल्यों का जो अंतर था उसका भी उसने ध्यान तो रखा था, परंतु वह उसको लागू करने में असफल रहा था। यही कारण था कि लोगों ने तुरंत ही उसका विरोध किया। अपनी रेवेन्यू नीति को बढ़ाने के लिए उसने सबसे पहले जो योजना प्रारंभ करी थी वह 2 आप में कर योजना थी। उसने अपने शासन के प्रारंभिक काल में ही 1325 से 1327 के बीच में ही 2 आप में कर वृद्धि की योजना का शुरुआत करी थी। पर यह वृद्धि किस प्रकार से की गई, इसका हमें अलग अलग वक्तव्य मिलते हैं। जैसे बर्नी ने तो कहा है कि उसने कर एकदम से 10 से 20 गुना अधिक कर दिया था, जबकि फरिश्ता लिखता है कि कर 3 या 4 गुना ही अधिक किया गया था। वहीं A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि सुल्तान अपनी आय में 5 से 10% तक की ही वृद्धि चाहते थे, तो इसीलिए उसने भूमि कर में वृद्धि नहीं करी थी, वरन उसने अतिरिक्त कर लगाए थे, जैसे मकान कर और चरागाह कर। इस प्रकार ये अतिरिक्त कर उसकी आय की वृद्धि करने में सहायक थे। परंतु जिस समय उसने दोआब में कर वृद्धि करी थी, उसी समय वहाँ पे सूखा और अकाल की स्थिति थी। अतएव कर वृद्धि से वहाँ के निवासियों में बिल्कुल ही असंतोष हो गया, और उन्होंने कृषि का कार्य, जो मेहनत भी कर रहे थे अभी तक, उस कृषि कार्य को छोड़ करके उन्होंने चोरी और डकैती का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि कठोरता से उस समय लगान वसूली का कार्य चल रहा था। इस कारण से जो लोग नहीं जमा करा पाए उन्होंने विरोध या विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, और इस विद्रोह का भी बड़ी ही कठोरता से उसने दमन किया था। बर्नी जो लिखता है वह यह कि हज़ारों व्यक्ति मारे गए, और जब उन्होंने बचने का प्रयास किया तब सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किए और जंगली जानवरों की भांति उन्हें अपना शिकार बनाया। जबकि हम डॉक्टर मेहदी हुसैन को पढ़ें तो वो एक नया तथ्य ही प्रस्तुत करते हैं, और वे लिखते हैं कि सुल्तान की सेना से निकाले गए सैनिकों ने कृषि करना आरंभ कर दिया था, और जब कर बढ़ाया गया तो उन्होंने कर देने के स्थान पर कृषि कार्य बंद कर दिया था और लगान अधिकारियों को मार दिया था। इससे सुल्तान ने उनका
कठोरतापूर्वक दमन किया था। यानी वह एक उल्टा वो देते हैं कि उन लोगों ने उसके कर वसूली अफसरों को जो प्रजा थी उन्होंने कर वसूली अफसरों को मार दिया था, इसलिए उनका दमन करने के लिए उसने क्रूरता का सहारा लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन जो प्रतिरोधों को बड़ी ही कठोरता से दबाया गया था। अब चाहे स्थिति जो भी हो, करों में वृद्धि की गई थी, अकाल की स्थिति में भी कठोरता से लगान वसूल किया गया था, इसीलिए यह विद्रोह का कारण बना और सुल्तान ने उसका बड़ी ही कठोरता से विद्रोह का दमन करा था। इस कारण से लोगों में सुल्तान के प्रति एक विरोध स्थापित हो गया था। हालांकि A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि इस स्थिति से उबरने के लिए सुल्तान ने बीज और बैल दोनों ही लोगों को प्रोवाइड करवाए, परंतु अकाल की स्थिति थी इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुएं तक उस सुल्तान ने खुदवाया, परंतु उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि यह जो सहायता थी वह बहुत ही विलंब से उनके पास में पहुंची थी और इस सहायता से किसानों को अपनी ज़मीन के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने इस सहायता से अपनी व्यक्तिगत जो कठिनाइयाँ सामने आ रही थी उनका सामना करने में उनको सहायता मिली थी। इस तरह से यह योजना जो थी वह पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुई। दूसरी योजना उसने कृषि उन्नति करने का प्रयास किया था। इस कृषि उन्नति के माध्यम से उसने एक नए विभाग की स्थापना करी थी जिसे हम दीवाने कोही कहते हैं, और दीवाने कोही के अंतर्गत उसने इस विभाग के प्रमुख के रूप में अमीर कोही को नियुक्त करा था। और इस अमीर कोही का कार्य था कि वह राजा ने एक निश्चित एरिया जो था वह सेलेक्ट करा था, जहाँ पर उसने कहा था कि आप कृषि के बीजों, उन्नत बीजों को लगा करके और प्रयोग करेंगे कि हम किस प्रकार से नए बीजों से, नए उन्नत बीजों से हम अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि एक 60 वर्ग मील के प्रदेश को चुना गया था, जिसके देखभाल के लिए वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में उसकी देखभाल की गई थी। किसानों को वहाँ पे काम करने के लिए बुलाया गया था। नए नए बीज और हल उनको प्रोवाइड करे गए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें बोई गई थी और इसमें कम से कम 70 लाख टन का उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उस पर खर्च किया था। यह कार्य एक प्रकार से हम आजकल का जो हम फार्म हाउस देखते हैं यह उसी प्रकार का था, परंतु यह योजना भी सफल नहीं हो सकी क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का सहारा लिया। वे पैसा खुद ही खा गए और किसानों को उतने अच्छे बीज ला करके नहीं दिए। दूसरे कृषक भी उदासीन होकर के इसमें अपना उन्होंने योगदान दिया था, क्योंकि ज़मीन उनकी नहीं थी इसलिए वो इस ज़मीन में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और किसानों की उदासीनता से भी यह कार्य बिल्कुल ही असफल रहा। फिर जिस भूमि का चयन इस प्रयोग के लिए किया गया था वह भूमि भी ऊसर निकली। तो ऐसी स्थिति में हम यह सोचें कि 3 साल के अंदर, यह 3 साल के लिए इस योजना को अपनाया गया था कि हम उस 60 वर्ग के क्षेत्र में, वर्ग मील के क्षेत्र में कार्य करेंगे और नए नए प्रयोग करेंगे कृषि से संबंधित। तो जब हमें सुल्तान ने मात्र 3 साल के लिए यह प्रयोग करा था, तो 3 साल में न तो किसी फसल की उत्पादकता की जांच हो पाई, न ही जो विभिन्न प्रकार की फसलें बोई गई वो अपना परिणाम नहीं दे पाई, और कृषकों की उदासीनता और राजकीय भ्रष्टाचार तो वह था ही। तो इस कारण से यह योजना बिल्कुल ही असफल हुई। अब इसमें हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम
राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा के बारे में बात करेंगे, जो मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं का ही एक भाग था। थैंक यू।